तो हम बात कर रहे थे पेप्टाइड हार्मोन्स की। पेप्टाइड हार्मोन्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब पेप्टाइड हार्मोन्स जो है ये वाटर सोलेबल हार्मोन्स होते हैं, और वाटर सोलेबल हार्मोन्स जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों क्रॉस नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बना होता है। सो लिपिड्स जो है लिपिड्स की वजह से जो है हमारे पेप्टाइड हार्मोन हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सो इसलिए वो वेसिकल्स में बंद हो जाते हैं और फिर वो वेसिकल के थ्रू ही सेल से बाहर जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स की। सो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो इनका बहुत सिमिलर होता है, कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है। ये बनती भी मोस्टली जो है कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, और ये हार्मोन्स जो है ये लिपिड सोलेबल होते हैं। इनमें 3 जो है साइक्लोहेक्साइल रिंग्स होते हैं, 1 साइक्लोपेंटाइल रिंग होता है कंबाइंड इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर। ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख लें। सो इन सारे हार्मोन्स को आप देख लीजिए, सारे स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स हैं। तो इनमें जो है ये 3 रिंग्स आप देख लेना, तो इसकी 6 कॉर्नर्स हैं। सो इसको इसलिए हम कहते हैं साइक्लोहेक्साइल। सो 3 जो है इनमें ये साइक्लोहेक्साइल रिंग्स होते हैं। एक जो है साइक्लोपेंटाइल है, ये देखिए इसके 5 कॉर्नर्स हैं। सो साइक्लोहेक्साइल का मतलब है कि इसमें 6 हेक्साइल, असल में हेक्सा जो है वो 6 को कहते हैं, पेंटा जो है वो 5 को कहते हैं। सो एक साइक्लोपेंटाइल रिंग है, 3 जो है साइक्लोहेक्साइल रिंग है। और ये सिर्फ इस कॉर्टिसोल में नहीं बल्कि आप इन सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स को देख लें, तो इन सब में 3 जो है साइक्लोहेक्साइल है, एक साइक्लोपेंटाइल। सबको देखें, सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है, लेकिन ये रिंग्स जो है सब में सेम होते हैं। अच्छा जी, अब जैसे कि हमने बात की कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है ये लिपिड सोलेबल है। सो लिपिड सोलेबल हार्मोन जैसे ही हमारे साइटोप्लाज्म में जो है काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है, और हमने बात की कि ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो जैसे ही ये लिपिड सोलेबल हार्मोन्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल से, सो ये डायरेक्टली ये स्टोर नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। क्योंकि ये तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं ना, ये लिपिड सोलेबल है, तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर जाते हैं ब्लड में। तो इनको पैकेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह हमने यहाँ पेप्टाइड हार्मोन में पढ़ा ना। सो ये पैकेज हो जाते हैं फिर रिलीज होते हैं, लेकिन लिपिड हार्मोन्स को पैकेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो उनके इसके बाद जो है अमाइन हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। जो हमने पहले ही बात की कि हमारे पास दो ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन्स बनाते हैं। सो वो दो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? एक है थायराइड, दूसरा है एड्रीनल मेडुला। थायराइड कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है? T3 एंड T4। एंड एड्रीनल मेडुला कौन से हार्मोन्स बनाता है? वो है कैटेकोलामाइंस। सो कैटेकोलामाइंस जो है, कैटेकोलामाइंस लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो है पेप्टाइड हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि जिस तरह पेप्टाइड हार्मोन वेसिकल्स में पैकेज हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद वो स्टोर्ड रहते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है तब रिलीज होते हैं। उसी तरह कैटेकोल अमाइंस भी है, ये भी वेसिकल्स में बंद हो जाते हैं, स्टोर्ड रहते हैं जब तक इनकी ज़रूरत नहीं होती। जब जैसे ही इनकी ज़रूरत पेश आ जाती है, कोई स्टिमुलस आता है, वेसिकल्स ये रप्चर हो जाते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं। जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे टारगेट सेल्स पे चले जाते हैं। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन्स की हम बात करें, तो ये बिहेव करते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह। स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि जिस तरह स्टेरॉइड हार्मोन वेसिकल्स में बंद नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और अपने टारगेट सेल तक जाते हैं, उसी तरह थायराइड हार्मोन्स भी हैं। सही है ना? इसकी समझ आ गई कि अमाइन हार्मोन्स जो है इनमें थायराइड हार्मोन्स होते हैं और कैटेकोल अमाइंस होते हैं। सो जो थायराइड हार्मोन्स है वो किसकी तरह है? लिपिड सोल्यूबल की तरह है। और जो हमारे कैटेकोल अमाइंस है वो किसकी तरह है? हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स की तरह है। सही है? अच्छा जी, अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे थायराइड हार्मोन्स जो है, जो कि T3 T4 है, वो कैसे बनते हैं।
सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये हमारा थायराइड ग्लैंड शो किया गया है, उनके कुछ सेल्स हैं वो शो किए गए हैं। अच्छा, इसको जो जो बाहर वाले जो सेल्स है, जो एपिथेलियम आपको नज़र आ रहे हैं, इसको फॉलिकुलर एपिथेलियम कहते हैं, और इसके अंदर जो स्पेस है इसको कोलॉइड कहते हैं। सही है। सो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स, इसका एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ से लेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि ये हार्मोन्स T3 and T4 कैसे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Let's begin with how the cells of the thyroid gland take up iodide from the plasma. It starts with the transport of iodide ions from the plasma into the follicular cells across the basolateral membrane via the sodium iodide cotransporter, which uses the sodium electrochemical potential to drive the transport of one iodide ion and two sodium ions. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ये जो है वो फॉलिकुलर एपिथेलियम है, जो हमने पहले डायग्राम में देखा। ये वो फॉलिकुलर एपिथेलियम है, ये उसका बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है। सो यहाँ ब्लड स्ट्रीम से क्या हुआ कि ये जो को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा सोडियम को भी और आयोडाइड आयंस को भी। सो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम से इस को ट्रांसपोर्टर ने क्या लिया, आयोडाइड आयन लिया, और उसके साथ सोडियम को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सही है। ये ट्रांसपोर्टर कहाँ पे होता है, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में होता है। अब देखिए क्या हो रहा है। Once inside the cell, the extra sodium ions are transported back out of the cell via the sodium potassium ATPase, while the iodide ion is transported across the apical membrane into the colloids. अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा वाला ट्रांसपोर्टर है ना, ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये क्या कर रहा है कि ये सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा काम इसके साथ नहीं है। हमारा काम जो है वो यहाँ पे है सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर के साथ हमने इस आयोडाइड आयन को जो है फॉलो करना है। अब ये आयोडाइड जो आयन अंदर आ गया है, ये क्या कर रहा है कि ये एपिकल, ये जो ये वाला मेम्ब्रेन है, ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन जो है इसको एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आयोडाइड आयन अब यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एक दूसरा को ट्रांसपोर्टर है जिसको कहते हैं पेंड्रेन। अब ये पेंड्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ पे जाएगा, ये जो कोलॉइड है उसमें जाएगा। ये वो फोलिकुलर एपिथेलियल सेल है। सही है, ये कोलॉइड है। तो अब इस आयोडाइड आयन को हम फॉलो करेंगे कि ये कहाँ पे जा रहा है। Membrane into the colloid space via the Pendrin cotransporter. Pendrin transports one iodide ion into the colloid space in exchange for one chloride. However, the precise stoichiometry remains unclear. Once inside the colloid space, the enzyme thyroperoxidase oxidizes two iodide ions to अच्छा, अब क्या हो गया कि एक एंजाइम आ गया थायरो पर ऑक्सीडेज। अब ये देखें, थायरो पर ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है कि ये दो आयोडाइड आयंस जो है उनको ऑक्सीडेज करता है, और उससे क्या two बनता है, iodide ions to form one iodine molecule. उससे एक आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया। Let's begin सही with है। how the अब जो है इसने आयोडीन मॉलिक्यूल बना लिया। iodine molecule. Next, the peroxidase iodinates the tyrosyl residue thyroglobulin protein. Iodinating a single tyrosyl residue forms monoiodotropin. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए जो थायरो पर ऑक्सीडेज था उसने क्या किया कि उसने आयोडीन आयंस बना लिए। फिर ये थायरोग्लोबुलिन जो है ये प्रेजेंट होता है, इन कोलॉइड में प्रेजेंट होता है। ये थायरोग्लोबुलिन जो है जी, अब ये जो है थायरोग्लोबुलिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है। ये थायरोग्लोबुलिन के साथ जो आयोडीन जो बन गया था, पेरोक्सीडेजेस जो है वो इसके साथ उसको अटैच कर लेता है थायरोग्लोबुलिन के साथ। सो जहाँ पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो गया है उसको हम कहते हैं मोनो आयोडोथायरोसिन। जहाँ पे दो अटैच हो गए हैं उसको कहते हैं
डाईआयोडोटायरोसिन। सही है। Tyrosine, while iodinating 2-tyrosyl residues forms diiodotyrosine. Iodination of tyrosyl residues causes the thyroperoxidase to conjugate neighboring अच्छा जी, अब थायरो peroxidase जो है वो क्या कर रहा है कि वो क्लीवेज कर लेता है tyrosyl जो रेजिड्यूज थे उसको क्लीवेज कर लेता है एक दूसरे के साथ, फिर वो बाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सिर्फ 3 आयोडीन है, कुछ जो है उनके पास 4 आयोडीन है। सो जिनके पास 3 है वो उनसे बनेगा T3, एंड जिनके पास 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है उनसे बनेगा T4। मतलब जो T3 है वो है ट्राईआयोडोथायरोनिन, और जिनके पास 4 है वो है थायरोक्सिन। सही है। अब residues. आगे क्या होता है? This is important to note because it results in 3 different types: T4, T3, and RT3. सही है। सो अब जो है T3 एंड T4 हमारे पास बन गया है। अब फर्दर क्या होगा? RT3 is biologically inactive. The thyroglobulin protein involved in this process was initially synthesized in the endoplasmic reticulum of the follicular cells and secreted into the अच्छा जी, ये थायरोग्लोबुलिन जिसकी हमने यहाँ पे बात की, तो ये कहाँ से बनता है? ये जो है फॉलिकुलर एपिथेलियम का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सो वहाँ से ये जो है थायरोग्लोबुलिन बनता है। वेसिकल्स में पैकेज्ड होके ये यहाँ कोलॉइड में फिर सिक्रीट हो जाता है, और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। colloid space via exocytosis. Following the iodination and conjugation, the iodinated thyroglobulin binds megalin, which is an endocytic receptor located in the apical membrane of follicular cells. अच्छा जी, फिर जब T3 T4 जब बन गया, वो थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो गया है। अब जो है ये थायरोग्लोबुलिन क्या करता है कि ये मेगलिन जो है मेगलिन के साथ ये अटैच हो जाता है। अब ये सेल के अंदर आएगा मेगलिन के थ्रू। Binding megalin promotes the endocytosis of the iodinated हम देखिए यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो गई है, एक वेसिकल में ये पैकेज हो गया है। अब जो है थायरोग्लोबुलिन विद T3 एंड T4 अंदर आ गया है सेल के अंदर। thyroglobulin, after which lysosomes containing proteases fuse to the thyroglobulin containing vesicle. अब ये देखिए लाइसोसोम आ गए हैं, उनमें जो है प्रोटीएसेस हैं। प्रोटीएसेस आर एंजाइम्स जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब ये प्रोटीएसेस क्या करेगा, ये यहाँ से जो T3 एंड T4 है इसको ब्रेक डाउन करेगा, थायरोग्लोबुलिन से उसको सेपरेट करेगा, और ये जो चेन रह जाती है इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है। The proteases then cleave the peptide bonds that flank where the T4, T सही है। सारे पेप्टाइड बॉन्ड को उसने ब्रेक कर लिया। यहाँ से यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 T4 बन गया, एंड यहाँ पे T3 बन गया, और ये जो है पेप्टाइड रह गए। इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम जो है वो T3 एंड T4 के साथ है। 3 or RT3 are located on the peptide backbone of the thyroglobulin. Once cleaved, T4 and T3 are अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए जो T3 एंड T4 बन गया है, अब ये वेसिकल से निकल जाते हैं, T4 and T3 are और जो transported out of the cell ट्रांसपोर्टर के थ्रू across जो the है basolateral membrane via the monocarboxylate मोनोकार्बोक्सिलेट transporter. ट्रांसपोर्टर के थ्रू Once ये secreted ब्लड into the स्ट्रीम में आ plasma, जाते हैं। 70% of the T3 सही है। अब T3 एंड T4 जो है ये 70% बाइंड हो जाते हैं ये अब ब्लड स्ट्रीम्स में थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। and T4 are bound to thyroxine binding globulin. Slightly less than 15% of the T3 and T4 15% बाइंड are हो bound जाते to हैं thyroxine थायरोक्सिन binding बाइंडिंग prealbumin. प्री एल्ब्यूमिन के साथ। 15% is bound to albumin. 0.03% of the 15% जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। T4 जो है 0.03% वो अनबाउंड रहता है, ब्लड में ही रहता है, और T3 का 0.3% जो है वो अनबाउंड रहता है। T4 is unbound or free, while 0.3% of the T3 is unbound or free. Now, thyroxine binding globulin is synthesized and secreted from the liver. It buffers the thyroid hormone
which helps normalize the plasma concentration and चलिए जी, यहाँ तक था हमारा लेक्चर और इसका जो अगला पोर्शन है वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे।